हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 08 के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस होगा कि हम MHI 08 की तैयारी कैसे करें एग्जाम के लिए, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो आपकी MHI 08 की जो पूरी बुक है उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, देखेंगे इस बुक के अंदर में कितने यूनिट हैं और हर यूनिट के अंदर में कितने लेसन्स हैं और हर लेसन के अंदर में कौन कौन से टॉपिक बनते हैं और किस टॉपिक को हमें विशेष रूप से सही से पढ़ने की ज़रूरत है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हमें लास्ट टाइम पीरियड पे, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं एग्जाम के लिए, तो लास्ट टाइम पीरियड पे हमें स्टडी कहाँ से करना चाहिए, कौन से स्टडी मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, कौन से बुक का यूज़ करना चाहिए, कौन से नोट्स का यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि MHI 08 की स्टडी हमें लास्ट टाइम पे कैसे करनी चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए जिससे हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर बने। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एमए हिस्ट्री MHI 08 के बारे में, तो इसके अंदर में हम भारत के अंदर में जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से समय के साथ में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट परिवर्तित होता रहा, पर्यावरण के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे वो ईजी टू कनेक्ट है, आप इजीली अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। भारत से ही रिलेटेड सारे टॉपिक है तो आप समझ भी पाओगे इजीली, और बहुत इजी बुक है। एक ऐसा बुक जो आपको नंबर फ्री में देके जाता है एमए हिस्ट्री के अंदर में, आपके जो परसेंटेज होती है, फाइनल परसेंटेज होती है, उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये बुक। अभी मैं ई ज्ञान कोर्स की ऑफिशियल साइट पे हूँ, यहाँ से आप कोई सी भी बुक एमए हिस्ट्री की और बाकी इग्नू की कोई सी बुक फ्री में सॉफ्ट कॉपी उसकी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली लेकर स्टडी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बुक को। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ MHI 08 के बारे में, तो MHI 08 के अंदर में हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी टॉपिक आएंगे सारे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही आएंगे। इस पूरे बुक को हम 7 पार्ट में पढ़ते हैं, 7 ब्लॉक में बटा हुआ है, 7 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। और हर यूनिट के अंदर में आपको 4 से 5 लेसन, 3 लेसन मिलेंगे। जो आपका पहला यूनिट आता है जिसके अंदर में हम बात करते हैं पारिस्थितिक एवं पर्यावरण का अध्ययन, एक परिचय के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं जो इसके अंदर में 3 लेसन आते हैं। सबसे पहला लेसन आता है कि प्रकृति और मानव का अंतर संबंध किस प्रकार का है, ठीक है। मानव और नेचर का जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसका संबंध किस प्रकार का, अंतर संबंधों को बताना होता है, ठीक है। इसके अंदर में 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को समझाइए, जिसमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर में भी 2 पार्ट आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि पाषाण काल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को समझाइए, और कई बार ये पूछा जाता है कि नवपाषाण काल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को समझाइए। अब देखो, मैं भी इंसान हूँ, हम किसी ना किसी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन के अंदर में ये डिफाइन करना है कि जब पाषाण काल का टाइम पीरियड चल रहा था तो मनुष्य किस तरह से, किस प्रकार से प्रकृति पर डिपेंड था, निर्भर था, ये आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। पाषाण काल का पूछे तो पाषाण काल का हम बताएंगे, और नवपाषाण काल का पूछे तो नवपाषाण काल का, या मध्य पाषाण पूछे तो मध्य पाषाण बताएंगे, ठीक है। जो टाइम पीरियड मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर में आप उसको उसी तरीके से डिफाइन करते हुए जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको विस्तार में बताऊँ तो, जैसे पाषाण काल, पाषाण मतलब क्या, पत्थर, पूरा जो पत्थरों का टाइम पीरियड था, तो उस समय मनुष्य किस तरह से काम कर रहा था, किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहा था, रोजमर्रा के जीवन व्यापन के लिए किस तरह के कार्य करता था, मनुष्य का प्रकृति पर निर्भरता किस प्रकार की थी, इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर जैसे जैसे देते जाओगे वहां पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी चैप्टर के अंदर में प्रकृति मानव अंतर संबंध के अंदर में एक क्वेश्चन और बनता है। देखो, स्टार्टिंग में जो मानव था वो जीवन व्यापन के लिए शिकार, संग्रहण, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड था। समय के साथ में क्या होता है कि मानव बढ़ता है कृषि की ओर, पशुपालन के बाद कृषि की ओर जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि कृषि के आगमन के साथ में, ठीक है, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों को बताइए। अब क्या हुआ, मनुष्य जो था पहले तो कृषि कर नहीं रहा था, अब कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है, तो खेती के साथ में मानव और प्रकृति के अंतर संबंध किस प्रकार के, अब मनुष्य का निर्भरता कृषि जो प्रकृति है उस पर किस प्रकार के कृषि के लिए, तो इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे आंसर करोगे, बताओगे कि मानव और जो पूरा रिलेशनशिप है प्रकृति के साथ में वो किस प्रकार का है, इसको यहाँ पे डिफाइन करोगे और अच्छा खासा नंबर मिल जाता है दोनों क्वेश्चंस के अंदर में। फर्स्ट यूनिट के अंदर में 3 लेसन आते हैं, तीनों लेसन में से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता, तो ये मैंने पहला लेसन का आपको बताया। सेकंड लेसन की ओर बढ़ते, सेकंड लेसन के अंदर में हम बात करते हैं भारत का भूदृश्य, भारत दिखता कैसा है। अब मान लो कोई अंधा आदमी है,
अंधा आदमी है तो आपको टच करके, आँख नाक टच करके बताएगा ना, ये अच्छा ये इसका ना सर इधर फटा हुआ है तो इस तरह से है, आँख इसका अच्छा है, ये एक आँख छोटा है एक आँख बड़ा है, इस तरह से। तो वो टच करके आपको अंदाज़ा लगाता है ना कि इस तरीके से। तो आप मान के चलो भारत का अंदाज़ा कैसे लगाओगे, भारत दिखता कैसा है, भारत के अंदर में क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करता है। जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में कि भारत का भूदृश्य बताइए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का भूदृश्य बताइए, भौगोलिक वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण मतलब क्या, अलग अलग पार्टों में बांटिए। जैसे आप उत्तर भारत की बात करो तो उत्तर भारत में हिमालय है, ठीक है, हिमालय खड़ा है उत्तर भारत में, कश्मीर वाली साइड में पूरा लद्दाख कश्मीर पूरा इधर आ जाता है। उसके नीचे में आते हो तो नीचे में मैदानी क्षेत्र मिलते हैं उत्तर भारत का, ठीक है, पूरा मैदानी क्षेत्र, गंगा के मैदान जो पूरा है वो मिल जाता है। देखिए अब उसी साइड अब राजस्थान की तरफ जाते हो, पंजाब की तरफ जाते हो तो राजस्थान में आपको पूरा रेतीला जगह मिलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर आते हो पठार मिलते हैं आपको। तो इस तरीके से पूरा जो भारत का स्ट्रक्चर है ना, आपको किस तरह का जोग्राफिकल कंडीशन है भारत के अंदर में, ये आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनकर आता है कि भारत के अंदर में जो वन है, जंगल है, उनका वर्गीकरण कीजिए। अब जंगलों को हम कई सारे पार्ट्स में बांटते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द वीडियो में आप सभी के लिए छोड़ना चाहूँगा कि हम वनों को कितने पार्ट्स में बांट कर स्टडी करते हैं, आप मुझे बताइएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान के चलते हैं वर्षा वन होते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। तो कौन कौन से और वन हैं, जंगल कौन कौन से हैं, ठीक है, किसकी क्या खासियत है, अगर आपको पता है कि कितने टाइप के जंगल होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तीसरा यहाँ पे जो चैप्टर बनता है, इस वाले में 2 क्वेश्चन यही रहते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर में। तीसरा चैप्टर बनता है अध्ययन के स्रोत। अब हम इतने सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको बताए, कहाँ से बता रहा हूँ भाई, अध्ययन का स्रोत क्या है। हिस्ट्री के अंदर में जो भी स्टूडेंट एमए हिस्ट्री कर रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि इस टॉपिक का अध्ययन का स्रोत क्या है, कहाँ से ये टॉपिक लिया गया है, किस बेसिस पे ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे अध्ययन के स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो अध्ययन के स्रोत के अंदर में भी एक क्वेश्चन बनता है थर्ड चैप्टर के अंदर में कि औपनिवेशिक काल में संबंधित पर्यावरण इतिहास लिखिए, ठीक है। इतिहास लेखन जो था औपनिवेशिक काल के अंदर में, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय पर्यावरण से रिलेटेड हिस्ट्री किस प्रकार से लिखी गई, कैसे कैसे लिखी गई, किसने लिखा, किस किस का योगदान था, वो बताइए। अब देखो भारत के अंदर का कल्चर ये रहा कि हमने लिखित के ऊपर में ज़्यादा जोर नहीं दिया कि इसको लिख कर रखो, संजो कर रखो, ऐसा हमने जोर नहीं दिया। हमारी जो चीज़ें थी वो हमने किस्से कहानियों के बेसिस पे, माइंड में स्टोरी बेसिस पे लेके चले और आगे हमने पास आउट करते गए, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को सुनाया, उसने अपने बच्चों को सुनाया, इस तरीके से चलता गया। पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, जब मुग़ल आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको लिखना आरंभ करते हैं और लिखने के बाद वो जो हिस्ट्री होता है, एक तरह से जो कहानी उस समय बनी वो आगे चल के हिस्ट्री बनी और आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर औपनिवेशिक काल के दौरान में पर्यावरण से रिलेटेड, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हिस्ट्री थी, किस प्रकार से लिखी गई, किस किस का योगदान रहा, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। समझ में आता है। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड यूनिट जिसमें हम बात करते हैं कि पर्यावरण एवं प्रारंभिक समाज, स्टार्टिंग का समाज किस प्रकार का था पर्यावरण से रिलेटेड, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला लेसन आता है जहाँ पे हम बात करते हैं संसाधनों का उपयोग है मानव समाज, ठीक है, संसाधन का किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है मानव समाज के अंदर में, इससे रिलेटेड यहाँ पे पहला कोई चैप्टर बनता है हमारा। इसके अंदर में 2 टॉपिक बनते हैं। पहला टॉपिक बनता है कि कृषि से पूर्व, खेती करने से पहले, कृषि करने से पहले जो मुख्य संसाधन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता तो वो बताइए। अब देखो खेती करने से पहले आरंभिक समाज के अंदर जब हम बात करते हैं तो मानव के पास था क्या, तो पत्थर के औजार थे, जानवरों को शिकार करता था, कंदमूल के फल इकट्ठा करता था, संग्रहण करता था, ठीक है, रसद करके जो खुरूच के जानवरों को खाना, ठीक है, मछलियों का शिकार करना, यही सारी चीज़ें के बेसिस पे वो चल रहा था, ठीक है। तो कृषि से पहले मुख्य संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता था ये आपको डिफाइन करना है इसके अंदर में। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कृषि समाज में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन बताता है कि कृषि से पहले का बताओ, दूसरा बोलता है कृषि के उपयोग, कृषि के आने के बाद मानव संसाधन किस प्रकार का है, किस तरह से उपयोग किया जाता था वो बताओ। तो यहाँ पे 2 टॉपिक बनकर आते हैं, ठीक है, समझ में आता है। 2 टॉपिक बनकर आते हैं पर इतना कुछ खास टॉपिक नहीं रहता है, इसमें से क्वेश्चन लास्ट कई सालों से पूछा नहीं गया है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे अखेट और समाज के बारे में हम बात करते हैं। अखेट क्या होता है, अखेट मतलब जानवरों का शिकार करना, अखेट करना, शिकार करना, ठीक है, संग्रहण करना। अखेट और संग्रहणकर्ता समाज, ये दूसरा टॉपिक, इस दूसरा चैप्टर बनता है इस वाले यूनिट का, जहाँ पे हम बात करते हैं जो भी टॉपिक्स हैं ये नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि टिप्पणी बेसिस पे कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसके अंदर में।
टिप्पणी के लिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? क्या अखेट और समाज का संस्कृतियों को डिफाइन कीजिए, संस्कृतियां होती क्या है, उपकरण किस प्रकार के थे, प्रौद्योगिकी विशेषताएं क्या प्रकार की थी, जीवन शैली लोगों का किस प्रकार का था, इस तरह के टॉपिक्स इसके अंदर में बनते हैं। और टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिन बच्चों को टिप्पणी वाले क्वेश्चन बहुत पसंद है, उनको ये वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनकर आते हैं कि जिस समय अखेट करते थे, अखेट मतलब क्या, छोटे छोटे जानवरों को शिकार करना, जिस समय संग्रहण करते थे, कंदमूल के फल इकट्ठा कर लिए, मरे हुए जानवरों को इकट्ठा कर लिए, ठीक है, जब संग्रहण करता के जीवन व्यतीत कर रहे थे आदि मानव सब, जो आरंभिक मानव सब, तो उस समय की संस्कृतियाँ किस प्रकार की थी, उपकरण किस प्रकार के थे, जीवन शैली किस प्रकार की थी, इस तरह के टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलते हैं। सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर के अंदर में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि टिप्पणी बेसिस क्वेश्चन इसमें से बनकर आते हैं। सेकंड यूनिट का जो आपका तीसरा चैप्टर है, जहाँ पे हम बात करते हैं भ्रमणकारी। भ्रमणकारी क्या होता है? खानाबदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ना, भ्रमण करते रहते हैं, तो उनको हम खानाबदोश भी कहते हैं, ठीक है। उसको पशुचारण समाज किस प्रकार का था ये बताओ, ठीक है, किस तरह से पशुओं को चराते थे, इसको बताना है, इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक टॉपिक बनकर आता है, पशुचारण में भ्रमणकारी, ठीक है। जो पशुचारण किस प्रकार से करते थे, भ्रमणकारी पशुपालन किस प्रकार से होता था, खानाबदोश के किस प्रकार का जीवन था, जीवन शैली, मतलब पूरी तरह से खानाबदोश को आपको डिफाइन करना है कि खानाबदोश था क्या, इसको आपको यहाँ पे डिफाइन करके चलना है, ठीक है, समझ में आता है। और एक चीज़ हमेशा आप याद रखना कि कई बार क्वेश्चन के अलग अलग नाम होते हैं। अगर आपको कोई नाम समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करो कि उसको इंग्लिश वाले फॉर्मेट के अंदर में भी पढ़ो, क्योंकि कई बार, जैसे अब यहाँ पे देखो, खानाबदोश आपको पता होगा कि खानाबदोश क्या कहते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो खानाबदोश, और इवन आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, उसके बाद BA में भी पढ़ा, फिर MA में भी पढ़ा खानाबदोश, तो आपको पता है। पर यहाँ पे नया वर्ड लेकर आए, भ्रमणकारी। भ्रमण करना मतलब क्या होता है? घूमना, और कारी मतलब घूमने वाला, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला। खानाबदोश मतलब भी यही होता है। तो सेम चीज़ आपको इंग्लिश वाले वर्ड को भी ध्यान रखना है कि इंग्लिश वाले को पढ़ो, अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, जो वर्ड का मतलब है उसको संधि विच्छेद करके तोड़ कर पढ़ो, समझो कि किस तरह से क्या बनता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वर्ड के कारण से, क्वेश्चन समझ नहीं आने के कारण से हम आंसर नहीं लिख पाते। आपको आंसर पता होता है कि आंसर ये है, बट क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आंसर कौन सा लिखोगे, ये डाउट रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा अगला जो यूनिट है, अगला यूनिट के अंदर हम बात करते हैं पर्यावरण और कृषि समाज के बारे में। पर्यावरण किस प्रकार से ग्रो हुआ, कृषि समाज किस प्रकार से विकसित हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अंदर में टोटल 4 लेसन आते हैं। हमारा जो पहला लेसन आता है इस यूनिट का, यूनिट 3 का, जहाँ पे हम बात करते हैं कृषि का उद्गम, कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, कृषि का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, कृषि का उद्भव को बताइए, कृषि के विस्तार को बताइए। अब देखो, कृषि ऐसा तो था नहीं कि रात में सोए, सुबह उठे और हल वल फावड़ा वड़ा लेकर गए, खेती कर दिए और फसल उग गई अगले दिन, ऐसा कुछ था नहीं। ये माना गया इतिहासकारों के द्वारा कि कृषि करने के लिए जो लंबा समय का योगदान रहा, ठीक है, लंबा समय दिया गया कि टाइम के साथ में धीरे 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 करके कृषि के ऊपर आया गया। इसका रीज़न ये रहता है कि कृषि को करने के लिए एक लंबा समय लगा, ठीक है, मनुष्य को एक जगह स्थिर होकर रहना पड़ा। स्थिर होकर रहने के साथ साथ में उसने फलों के, बीजों के बारे में समझा कि किस तरीके से किसकी खेती की जा सकती है, और एक लंबे समय अंतराल के बाद कृषि की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको बताना होगा। इसके अंदर में दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में कृषि के प्रमाण क्या मिलते हैं। भैया, कृषि का आगमन समझ में आ गया, कृषि का उद्भव समझ में आ गया, कृषि का जन्म कैसे हुआ ये समझ में आ गया। आप बताओ भारत के अंदर में कृषि के प्रमाण क्या है। तो कई जगह पे भारत के जो जब इतिहासकारों के आप पढ़ते हो, भारत की हिस्ट्री को जब पढ़ते हो आप, तो यहाँ पे ये प्रमाण मिलता है कि कई सारे इतिहासकारों ने ये बताया है कि भारत के खेतों में हल के प्रमाण मिलते हैं। आरंभिक काल का, आरंभिक मानव के द्वारा हल का उपयोग किया गया, किस प्रकार से किया गया, इसके हमें प्रमाण मिलते हैं। जले हुए बीजों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि यहाँ पे किस प्रकार से खेती की जाती थी भारत के अंदर में, भारत के आरंभिक कृषि प्रमाण क्या थे, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो यूनिट 3 पहला चैप्टर समझ में आता है, कृषि का उद्भव, कि कृषि से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनकर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यूनिट 3 का जो सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम बात करते हैं नदी, घाटी और सभ्यता के बारे में। जितनी भी सभ्यता विकसित हुई वो सारी नदी के किनारे ही विकसित हुई, आपको ये भी याद रखना है। नदी के किनारे कैसे विकसित हुई? देखो, आप सिंधु घाटी की सभ्यता की हम बात करते हैं तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। आप जितने भी बड़े शहर देखोगे वो सारे किसी न किसी नदी के किनारे ही हैं। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे, बनारस है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे। तो इस तरह से ना जितने भी आपको शहर दिखेंगे, जो बड़े बड़े शहर है,
वो किसी न किसी पानी के स्रोत के किनारे, नदी, समुद्र, तालाब, वहाँ पे आपको विकसित होते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जल मार्ग का उपयोग उस समय पे किया जाता था। आज आपके पास नेशनल हाईवे है ना, कि नेशनल हाईवे इसको पकड़ो और डायरेक्ट यहाँ से वहाँ पहुँच जाओ, तो पर उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं नेशनल हाईवे जैसा, तो उस टाइम पे जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। और जल मार्ग के रिलेटेड एक बेनिफिट ये होता था कि सारे जानवरों को पानी पीने के लिए नदी के पास ही आना पड़ता था, तो वो शिकार करना ईजी रहता था, अपने जानवरों के शिकार करने के लिए भी ईजी रहता था, अपना पालन पोषण के लिए भी ईजी रहता था, मछली को पकड़ के खा सकते थे। ठीक है, और जल के स्रोत के तौर पे भी वो उपयोग कर सकते थे। तो इस तरीके से वो जल के रिलेटेड यहाँ पे सारे टॉपिक्स बनते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन बनता है इस वाले यूनिट का, जो तीसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है नदी और घाटी सभ्यता, इसके अंदर में पहला जो टॉपिक बनता है सिंधु सभ्यता के अंदर में कृषि के तरीके, कृषि किस तरह से किए जाते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर में, वो बताना है। दूसरा टॉपिक बनता है यहाँ पे सिंधु सभ्यता के अंदर में जलवायु परिस्थिति, वहाँ पे जलवायु परिस्थिति किस प्रकार का था ये आपको डिफाइन करना है। तो दो को टॉपिक इसके वाले यूनिट के अंदर में भी बनते हैं। थर्ड यूनिट की अगर आप थर्ड चैप्टर के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे हम बात करते हैं कृषि वितरण, ठीक है, तथा क्षेत्रीय विशेषताएं। कृषि वितरण तथा क्षेत्रीय विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसमें जितने भी टॉपिक बनकर आते हैं सिर्फ ये टिप्पणी बेसिस टॉपिक आप बोल सकते हो, इसमें से क्वेश्चन बनते नहीं है, पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बट फिर भी अगर हम इसमें बात करें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यहाँ पे टॉपिक आता है मध्यकाल में कृषि का वर्गीकरण। ठीक है, भूमि का वर्गीकरण, किस तरीके से भूमि को बांटा गया। ठीक है, काली मिट्टी, ये वाला लेटराइट मिट्टी, तो कौन कौन से भूमि का वर्गीकरण किया गया कि ये मैदानी क्षेत्र है तो ये मैदानी उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि, तो कौन कौन से क्षेत्रों में भूमि को वर्गीकृत किया गया, जमीन को वर्गीकृत किया, ये बताना है। सिंचाई के साधन क्या थे इस टाइम पीरियड में, ये आपको डिफाइन करना है। भौगोलिक परिस्थिति में जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे, उस तरह के कंडीशंस के अंदर में लोग अपना जीवन व्यापन किस प्रकार से करते थे, ये क्वेश्चन बनकर आता है। और टिप्पणी बेसिस क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से बनते हैं। इसके बाद इस यूनिट का जो आपका चौथा चैप्टर आता है जहाँ पे हम बात करते हैं कृषि विचरण तथा क्षेत्रीय विशेषताएं 2 के बारे में, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आता है ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ क्या थी इसके रिलेटेड यहाँ पे एक टॉपिक बनकर आता है, जिसके अंदर में दक्कन प्रांत, तमिलकम क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत, इन तीनों से बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृतियां दक्कन प्रांत के अंदर में किस प्रकार की थी वो बताइए। ताम्रपाषाण संस्कृतियां तमिलकम क्षेत्र में, जो तमिल का क्षेत्र था उसके अंदर में किस प्रकार का था ये बताइए। और ताम्रपाषाण संस्कृतियां प्रायद्वीपीय क्षेत्र में किस प्रकार का था ये बताइए। तीनों में से कुछ भी बनकर आए आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दक्कन क्षेत्र जो दक्षिण भारत का जो निचला वाला हिस्सा है वी शेप में, उसी को हम बोलते हैं। तमिलकम क्षेत्र जो तमिल मुखिया तंत्र का पूरा जो क्षेत्र था, तमिल वाला क्षेत्र था, उसी को वी शेप में जो भारत का आता है उसी को हम बोलते हैं दक्षिण भारत के हिस्से को। और प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत का हिस्सा है वी शेप में, उसी को हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आपका फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हम बात करते हैं पर्यावरण का वियोग और अन्य प्रकार के बारे में। किस प्रकार से पर्यावरण के अन्य प्रकार हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें तो ये वाला जो यूनिट है इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में आता है ऊर्जा संसाधन, पहला चैप्टर ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के उपयोग क्या है, स्रोत क्या है, ये एक टॉपिक बनकर आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आता है जल स्रोत, जल संसाधन या जल स्रोत बोल लो। जल संसाधन वाले टॉपिक के अंदर में सेकेंड चैप्टर के अंदर में हम यहाँ पे बात करके चलते हैं कि जल संसाधन के तरीके क्या हैं, संरक्षण के तरीके क्या हैं। आज के समय में सबसे बड़ा टॉपिक जो मिलता है हमें जल संसाधन का मिलता है। ठीक है, तो जल संरक्षण का तरीके क्या हैं, पूर्व आधुनिक बताइए, पहले के और अब के तरीके किस प्रकार से, किस तरह से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं ये बताइए। ठीक है, इसके बाद चैप्टर आता है वन संरक्षण को लेकर। वन संरक्षण, जंगल के जो वनों के बदलते अवरोधन है, किस प्रकार से जंगल बदलते जा रहे हैं, वन बदलते जा रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। साथ साथ में आता है धातु तथा खनिज संसाधन। ठीक है, धातु का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, जब जीवन व्यापन पे प्रभाव इसका किस प्रकार से पड़ता है, तो ये टॉपिक्स रहते हैं इस यूनिट के अंदर में। यूनिट 4 के अंदर में टोटल 4 लेसन बनते हैं, जिसमें ऊर्जा, जल, वन और धातु, इन चारों चीज़ों के ऊपर में, जो चारों तत्व हैं इनके ऊपर में टॉपिक बनता है। ऊर्जा संसाधन किस प्रकार का है, किस तरह से उपयोग करते हैं, जल संसाधन का किस तरह से हम संरक्षण कर सकते हैं, वन का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, वन किस तरह से चेंज हो जा रहा है, वन का अवरोधन किस प्रकार से हो रहा है, इसके टॉपिक बनते हैं। और लास्ट में धातु और खनिज संसाधन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से जीवन व्यापन पर इनका प्रभाव पड़ता है, ये टॉपिक्स बनकर आते हैं। यूनिट 5 में बात करूं तो भारतीय दर्शन तथा पर्यावरण। ठीक है, भारतीय दर्शन तथा पर्यावरण के बारे में बात करें तो ये वाला यूनिट जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में क्वेश्चन बनकर आता है पहला, मानव प्रकृति अंतर संबंधों के बारे में। अब यहाँ पे भारतीय दर्शन में एक मतलब एक अवधारणा के अकॉर्डिंग, एक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग
पर्यावरण है क्या, भारतीय आइडियोलॉजीज के अकॉर्डिंग पर्यावरण है क्या, प्रदूषण है क्या, भारत के संदर्भ में पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, ये टॉपिक बनकर आते हैं पहले चैप्टर के अंदर में इसके। दूसरा जो चैप्टर होता है उसका नाम है संरक्षण की युगीन प्रवृत्तियां, संरक्षण के युगीन प्रवृत्तियां। इसके अंदर में दो टॉपिक बनकर आते हैं, पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है और भारतीय दृष्टिकोण में संरक्षण के संबंध क्या है, संरक्षण किस प्रकार से किए जाते हैं, उसका रिलेशनशिप किस प्रकार का संरक्षण करने का, ये बनकर आता है। यहाँ पे इस यूनिट का जो तीसरा चैप्टर बनता है जहाँ पे हम बात करते हैं परिवर्तन के बारे में, चेंजेस जो हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर आता है पर्यावरण, इस्लाम और ईसाई धर्म, पर्यावरण का इम्पैक्ट क्या रहा इस्लाम धर्म पर, ईसाई धर्म के ऊपर में। यहाँ पे धर्म के एंगल से पर्यावरण के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पर इस्लाम और ईसाई धर्म का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला यूनिट यहाँ पे एंड होता है। यूनिट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं उपनिवेशवाद तथा पर्यावरण के बारे में, कि किस प्रकार से उपनिवेश तथा पर्यावरण के अंदर में किस प्रकार से चीजें चलती हैं। यहाँ पे 4 चैप्टर बनकर आते हैं। पहला आता है पर्यावरण का बोध, पर्यावरण के बोध के अंदर हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में, पर्यावरण से रिलेटेड किस प्रकार से चेंजेस की गई औद्योगिक क्रांति के अंदर में क्या इंपैक्ट रहता है वो आता है। दूसरा यहाँ पे टॉपिक बनता है औपनिवेशिक दौर में पर्यावरण, ठीक है, औपनिवेशिक दौर में पर्यावरण किस प्रकार से ग्रो किया, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस यूनिट का जो दूसरा चैप्टर आता है जहाँ पे हम बात करते हैं पर्यावरण कार्य सूची के बारे में, कि किस प्रकार से पर्यावरण के अंदर में कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक बनकर आता है जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम बात करते हैं औपनिवेशिक वन नीतियों के बारे में, कि औपनिवेशिक टाइम पीरियड पे वन नीतियाँ किस प्रकार की थी, वनों को संरक्षण किस प्रकार से की जाती थी, किस प्रकार से अपने अधिकारों को जमाया गया, कौन कौन से कानून लाए गए वनों को लेकर, इसके बारे में यहाँ पे टॉपिक बनता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा चैप्टर आता है जहाँ पे हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन और वन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर में भी 2 टॉपिक बनते हैं। पहला टॉपिक रहता है उपनिवेशिक भारत में वन संरक्षण, जो उपनिवेशिक भारत है उसमें वन संरक्षण किस प्रकार से किया गया, औपनिवेशिक वन नीतियां किस प्रकार की थी ये बताइए, किस प्रकार से टकराव होते हैं नीतियों को लेकर, यहाँ पे ये टॉपिक बनते हैं। इसके बाद इस यूनिट का जो लास्ट लेसन है, 4th लेसन 21, जहाँ पे हम बात करते हैं संसाधन प्रबंधन जल के बारे में, किस प्रकार से संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है, जल का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में बनता है। जहाँ पे क्वेश्चन बनकर आता है पूर्व औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक काल के अंदर में जल प्रबंधन। आपका क्वेश्चन सिंपल सा आ जाएगा, पूर्व औपनिवेशिक काल में जल प्रबंधन को बताइए, किस प्रकार से जल को संरक्षण किया जाता था, प्रबंधन किया जाता तो बताइए। या फिर औपनिवेशिक काल के अंदर में, औपनिवेशिक काल से पहले पूर्व औपनिवेशिक काल और औपनिवेशिक काल के दौरान जल के प्रबंधन को बताइए। इस तरह से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। इसके अंदर में एक और क्वेश्चन आता है अंतरराज्यीय जल विवाद के बारे में लेकर। अंतरराज्यीय मतलब क्या, इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जल को लेकर, कि आपस में लड़ रहे हैं। जैसे आप कई बार केजरीवाल जी के मुंह से सुने होंगे कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं देता। ठीक है, हाथीबांध जो दिल्ली से, जो हरियाणा से जो पानी आता है दिल्ली के पीने के लिए, वो हरियाणा छोड़ता नहीं है। ठीक है, नर्मदा विवाद के बारे में सुना होगा, कई सारे स्टेट आपस में लड़ रहे हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान लड़ रहा होता है कि भारत हमें पानी नहीं दे रहा। भारत भी आगे कंप्लेन कर रहा होता है ब्रह्मपुत्र नदी का चीन प्रॉपर पानी नहीं छोड़ता। तो इस तरह से करके क्या बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं आपके, मतलब जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अंतरराज्यीय जल विवाद है, इसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन आया हुआ भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें हम बात करते हैं आधुनिक चिंताओं के बारे में। चिंताएं किस प्रकार की हैं, किस तरह की चिंताएं हैं आज के समय में पर्यावरण को लेकर, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 लेसन आते हैं, जिसमें पहला लेसन आता है विकास एवं पर्यावरण की चिंताएं। यहाँ पे आता है कि अभिन्न परितंत्र क्या है, अभिन्न परितंत्र मतलब डीप इकोलॉजी क्या है उसके बारे में बताइए, अभिन्न परितंत्र के बारे में बताइए। ठीक है, सामाजिक परितंत्र क्या है, समाज के अंदर में किस प्रकार की पूरी व्यवस्था बनी हुई है वो बताइए। ठीक है, महिलावादी परितंत्र क्या है, महिलावादी लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए। समाजवादी परितंत्र क्या है ये बताइए। तो इस तरह करके टोटल 4 आइडियोलॉजीज के बारे में पूछा जाता है विकास एवं पर्यावरण की चिंताओं के अंदर में, जहाँ पे अभिन्न तंत्र डीप इकोलॉजी हो गई, पर सामाजिक परितंत्र हो गया, महिला परितंत्र हो गया और समाजवादी परितंत्र हो गया। तो मतलब 4 टॉपिक इसके अंदर बनते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 23 जो इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है, जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको भी पढ़ना होता है। बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से, क्यों जरूरत है और किस तरीके से वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, इसके बारे में टॉपिक्स यहाँ पे बनकर आते हैं। अगला चैप्टर रहता है आपका पर्यावरण संसाधन एवं पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है कि आपने किसी चीज़ के ऊपर में अपना अधिकार जमा लिया कि भैया ये वाला जो चीज़ है ना वो मेरा है, कोई और नहीं ले सकता है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, समाज के ऊपर में, पर्यावरण के ऊपर में, वो बताना है। विकल्प
क्या है अगला चैप्टर आपका जो आता है, वहाँ पे हम बात करते हैं विकल्प के बारे में। तो गांधी जी ने क्या बोला, उन्होंने किस तरह की चीज़ों की कल्पना करी, क्या मांग करा, उनकी क्या इच्छाएं थी, उसके बारे में आप बात करोगे। आंदोलन किस प्रकार से हुए, भारत के अंदर में कौन कौन से आंदोलन हुए, महिला समाज का क्या रोल रहा, ठीक है, आंदोलन का स्वरूप किस प्रकार से था, जिस तरह से चिपको आंदोलन वो आ जाएगा, और भी बहुत सारे जो आंदोलन हुए वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो आंदोलन का स्वरूप किस प्रकार का था, ये यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पूरा बुक था MA हिस्ट्री MHI 08 का, जिसको मैंने डीप में आपको एक एक चैप्टर एक एक जो टॉपिक है वो मैंने बताया कि कौन सा टॉपिक किस तरह का है, क्या बन सकता है उसके अंदर में, ये मैंने आपको बुक का एनालाइज करके बता दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि MHI 08 के लिए तैयारी कैसे करें, तो देखो नॉर्मल सा सबसे मेन तैयारी क्या होता है, आंसर राइटिंग का। क्योंकि लास्ट टाइम पीरियड पे अब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप जाओ इस लेसन को पढ़ लो, ठीक है। ये जो बुक का एनालाइज है ये एक आपको रफली आइडिया देता है कि ये टॉपिक्स हमारे बुक के अंदर में, अगर आपने लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो टाइम निकाल कर कि हाँ हाँ ये टॉपिक मैं इधर से कवर कर सकता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम पर हम स्टडी कैसे करें, अगर हम इसके बारे में बात करें तो नॉर्मली आपको क्या करना है, आप अपनी इग्नू की बुक को तो छोड़ दीजिए क्योंकि आप उससे नहीं पढ़ सकते, लेंथी बुक होती है, कवर करना इम्पॉसिबल है इस टाइम पीरियड पे। तो आपको करना क्या है कि नीरज की बुक लीजिए, गुली बाबा की बुक लीजिए, कोई भी सपोर्टिंग मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप परचेज कीजिए, और उसके अंदर में स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। जितने ज़्यादा, मान लो 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन पेपर से ऑलमोस्ट आपका 70% से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड है वो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इस क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न ये है, लास्ट टाइम यार ये वाला क्वेश्चन इस नाम से पूछा गया था, इस तरीके से पूछा गया, इस बार इस तरीके से पूछा गया, अगले साल इस तरीके से पूछा गया, ठीक है। तो आपको एक पैटर्न भी पता चलेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर को स्टडी कीजिए लास्ट टाइम पीरियड पे, वो बहुत बेनिफिट करता है। एंड अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो, टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, तो जो मैंने टॉपिक्स आपको बताया है आप रफली उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड ऑफ द लास्ट मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा आपको कि पढ़ने के साथ साथ में आपको टाइम निकालकर आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आंसर राइटिंग की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कि आंसर कैसे लिखोगे, क्या लिखना होगा, किस तरीके से लिखना होगा, तो आपका ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा, ज़्यादा अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे और अच्छे नंबर बनेंगे उसके बेसिस पे। एंड अगर आप दी इन अप को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि दी इन अप के ऊपर में MA हिस्ट्री की सारी वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी वीडियोज़ देख सकते हो, और कुछ वीडियोज़ जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। अगर मैं सबसे पहले MHI 08 के बारे में बात करूं तो MHI 08 के मैंने ज़्यादा लेसन्स नहीं करवा रखे हैं, लेसन्स मैंने स्टार्ट भी नहीं किए अभी। MHI 08 के अंदर में जो सबसे पहली वीडियो है, ठीक है, जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रखा है मैंने। अगर आप एक वीडियो को देखते हो तो आपको इम्पैक्ट इसका आपके एग्जाम पेपर में दिखेगा, आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, इजीली इसको समझ पाओगे कि क्या है, पूरा बुक है क्या, वो आप समझ पाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट आप ये मानकर चलो कि सिलेबस आपका 80-90% कवर हो जाएगा, आराम से इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवा रखा है। बहुत ही यूजफुल वीडियो है, आपको इसको देखना चाहिए, आपका टाइम भी सेव होगा। 1 घंटे की वीडियो है, 1 घंटा आपने प्रॉपर देखा, फिर एक बार आपने इसको नोट्स बनाया, तैयारी किया कि क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह का था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मान लो 3 घंटा अगर आप टाइम देते हो ना तो अच्छे से ये वीडियो पूरी कवर हो जाती है 3 घंटे के अंदर में। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज किया और एग्जाम से पहले एक बार जाकर अच्छे से लिख विख कर देकर आते हो एग्जाम, तो बहुत अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, अच्छे से नंबर बूस्ट होंगे आपके। एक वीडियो बहुत अच्छा इंपैक्ट आपके नंबर पे डालेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।